एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट मेटल्स रैली। अब पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो एक चीज काफी कॉमन है कि मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, जबकि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा है। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो लास्ट 1-2 सालों में उसने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पे सिल्वर ने भी अराउंड 150% प्लस से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब हर जगह एक ही क्वेश्चन है कि इज कॉपर द नेक्स्ट गोल्ड एंड क्या कॉपर भी मल्टी बैगर बन सकता है। जो लोग भी गोल्ड सिल्वर इनकी रैली मिस कर चुके हैं उनके लिए कॉपर एक नया होप बन गया है। लेकिन आज ये जो मेटल्स हैं इनमें सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइमिंग का, इसलिए आज हम कॉपर को एक हाइप के थ्रू नहीं, एक लॉजिक और डेटा के थ्रू समझेंगे। एंड इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जैसे कि ये मेटल रैली शुरू कैसे हुई एंड कॉपर इतना टेंशन अभी क्यों ले रहा है। ऑल्सो वील टॉक अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई कि इसका क्या रियल सिनेरियो अभी है। अब वी टॉक अबाउट कॉपर। ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या रिस्क है। अब अगर हम बात kरें कि मेटल रैली की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी कि गोल्ड सिल्वर कॉपर ये कोई अलग अलग स्टोरी नहीं है। ये सब एक सिंगल मेटल साइकिल है जो कि फेजेस में अनफोल्ड होते हैं। गोल्ड की बात करें तो सबसे पहला उसका फेज था प्रोटेक्शन मोड से। गोल्ड का रैली ज्वेलरी डिमांड से नहीं आया। गोल्ड तब आगे बढ़ा जब बहुत ज्यादा फियर बढ़ने लगा मार्केट में। अगर मैं लास्ट 2-3 सालों की बात करूं तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रही, तो कैश की परचेजिंग पावर गिर गई। साथ ही में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे थे और यूएस से भी एक मैसिव डेट था। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन चाइना ताइवान टैरिफ्स का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गई थी। सेंट्रल बैंक्स का भी एग्रेसिव गोल्ड बाइंग हम देख सकते थे एंड डॉलर से डिपेंडेंसी कम करने का ट्रेंड भी चल रहा था। रिजल्ट ये था कि गोल्ड डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी, सप्लाई लिमिटेड थी और इसी की वजह से जो प्राइसेस थे वो एक्सप्लोड कर गए। फिर बारी आई सिल्वर की। अब जब गोल्ड काफी ज्यादा महंगा हो गया तो इन्वेस्टर्स गए सिल्वर की तरफ। पर सिल्वर का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी था कि सिल्वर की डिमांड और भी काफी जगह से थी। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा थी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, ईवी, सेमीकंडक्टर्स। एंड यहाँ पर रैली सिर्फ सेफ्टी की वजह से नहीं थी जो कि हमने गोल्ड में देखा, बल्कि यहाँ पर रिटर्न्स की भी रैली थी। और यहीं से मेटल रैली का कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया। और फिर आता है कॉपर। तो जब सिल्वर भी इतना ज्यादा बढ़ गया तो मार्केट ने एक नेक्स्ट लॉजिकल मेटल ढूंढा जो है कॉपर, जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है और यही से कॉपर स्पॉटलाइट में आ जाता है। अब कॉपर की डिमांड कहाँ से आ रही है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्री वाइज डिमांड। चाइना अकेला 57% ग्लोबल कॉपर कंज्यूम करता है और बाकी एशिया मिला के 77%, यूरोप 12% एंड अमेरिका 10%। मतलब जो एशिया है इट ड्राइव्स कॉपर डिमांड। उसके बाद अगर मैं इंडस्ट्री डिमांड की बात करूं तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे एरिया में 48% तक इसकी डिमांड है, इंजीनियरिंग में 24%, इलेक्ट्रिकल में 17% एंड ट्रांसपोर्ट में 7%। अब ये डिमांड तो पहले भी थी, तो फिर अचानक से प्राइस इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आईसीई कार में 48 पाउंड कॉपर चाहिए होता है, हाइब्रिड में 88 पाउंड, पर ईवी में 183 पाउंड, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। विंड एनर्जी का अगर हम एग्जांपल लें तो 3 मेगावाट विंड टर्बाइन कंज्यूम करता है 4.7 टन कॉपर और सिर्फ वायरिंग और केबल्स में ही 50% तक यूज हो जाता है। अब अगर हम सप्लाई साइड पर भी थोड़ा फोकस करें तो ग्लोबल कॉपर माइनिंग 23 मिलियन टन पर ईयर है। टॉप 5 कंट्रीज की मैं बात करूं तो वो है कॉन्गो, पेरू, चाइना, इंडोनेशिया। 50% ग्लोबल सप्लाई यही लोग कंट्रोल करते हैं एंड यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि सप्लाई में एक मेजर डिस्ट्रप्शन हम देख सकते हैं। कॉन्गो में जो मेजर कॉपर माइल है दैट गॉट फ्लडेड। पेरू में एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हुए एंड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया। चाइना में देयर वाज लैंडस्लाइड। इंडोनेशिया में ग्रासबर्ग माइन जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माइन है, वहां पर भी लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिसकी वजह से 4% ग्लोबल सप्लाई इम्पैक्ट हुआ। डिमांड तो ग्रेजुअली हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, बट सप्लाई रिपीटेडली हिट हो रही है। इन सब इंसिडेंट्स को देखकर ऐसा ही फील होता है। अब अगर हम देखें तो डेफिसिट सिर्फ 1% का हमें दिख रहा है, बट फिर भी प्राइसेस क्यों 60% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के हिसाब से 2026 में अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 टन डेफिसिट एक्सपेक्टेड है, जो कि टोटल सप्लाई का सिर्फ 1% है। तो फिर प्राइसेस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी? प्राइसिंग एट द मार्जिन। जैसे कोविड के टाइम पे 100 पेशेंट्स थे, 99 इंजेक्शंस थे, सिर्फ एक का शॉर्टेज था, लेकिन फिर भी प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े। कॉपर में भी सेम वही स्टोरी फॉलो हो रही है।
ईवी मेकर, विंड कंपनी, इंफ्रा प्लेयर, किसी का भी प्रोडक्शन अगर रुका तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए लोग मार्जिनल सप्लाई के लिए भी एग्रेसिव बिडिंग करते हैं एंड हिस्ट्री भी यही दिखाती है कि 2006 टू 2008 में 2% से भी ज्यादा का कॉपर डेफिसिट था और कॉपर के प्राइसेस ट्रिपल हुए थे। 2022 यूरोप गैस क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो एक छोटे से इम्बैलेंस की वजह से प्राइसेस 10 टाइम्स तक हुए थे। अब अगर हम सोचें कि हम कॉपर रैली में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले एक बात हमें समझनी है कि कॉपर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एसेट नहीं है, ये एक साइकिल है। अब कुछ ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में कॉपर ETFs नहीं अवेलेबल हैं। MCX में फ्यूचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट वो बहुत ज्यादा रिस्की हैं, तो हम इनडायरेक्टली कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक्स। और इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा लिस्टेड कॉपर माइनर है जो है हिंदुस्तान कॉपर। अब लोग क्यों इसको प्रॉक्सी मानते हैं? तो सबसे पहले तो एक फुली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनर है और माइनिंग कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड होती है। ऑल्सो कॉपर प्राइस बढ़ने पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन होता है। लॉन्ग रिजर्व लाइफ है, मतलब कि बढ़ते हुए प्राइसेस में रिजर्व्स वैल्यूएबल लगते हैं। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि इसका स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है। पास में भी 90% तक क्रैश ये स्टॉक देख चुका है। अर्निंग्स और मार्जिन्स भी वाइडली फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हाई बीटा, अपसाइड भी ज्यादा, डाउनसाइड भी ब्रूटल है। तो अगर कॉपर गिरा तो ये स्टॉक और ज्यादा तेजी से गिरेगा। ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं कि कॉपर एज अ स्टोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लीन एनर्जी जैसे एरिया से भी एक लॉन्ग टर्म टेलविंड अवेलेबल है, लेकिन इजी मनी शायद बन चुका है। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो सो एक्साइटमेंट से ज्यादा आप फोकस करो रिस्क मैनेजमेंट पे। तो आप याद रखो कि कॉपर कोई शादी नहीं है, सिर्फ पार्टी अटेंड करनी है और पार्टी छोड़ने का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनली काफी लोगों को मेटल्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी इतनी पसंद नहीं होती, इसलिए इनको काफी कॉशियसली देखा जाता है। लेकिन अगर आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ ही करना। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉपर 2026 तक ये रैली कंटिन्यू करेगा या ये भी हिस्ट्री रिपीट होगी।